सो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को मोशन के जो है अलग अलग टाइप्स क्लासीफाई किया था, जहाँ पर हम लोगों ने 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन जो है वो देखे थे। और जो सेकेंड पार्ट जो था वहाँ पर हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में हम लोग ने जस्ट उसके बारे में मतलब इंट्रोडक्शन हमने स्टडी किए थे। अब ये करेक्ट टाइम है जहाँ पे हम लोग उन मोशंस को जो है वो मतलब एक एक मोशन को इंडिविजुअल मोशन हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चों इसकी जो मोस्ट सिंपलिस्टिक डेफिनेशन है वो क्या है कि मोशन इन विच द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एंड द एक्सेलरेशन इज जीरो इज कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म मोशन। और आप लोगों को भी इसी तरीके से याद रखना है, ठीक है, कि ऐसा मोशन जिसमें थ्रू आउट द मोशन यानी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट यानी कि स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है। और हम लोगों को मालूम है कि वेलोसिटी का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो ऐसा मोशन अगर आप लोगों को ये पूछे कि चलो बच्चों डिफाइन करो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो आपको सिर्फ ऐसा बोलना है कि सर ऐसा मोशन जिसके अंदर हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट होता है और एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब जो इस हर मोशन के साथ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इक्वेशंस है, मैथमेटिकल इक्वेशंस है। तो ये जो इस मोशन के साथ जो इक्वेशन जुड़े हुए हैं वो सबसे सिंपलिस्टिक इक्वेशन है और हम लोगों ने स्कूल्स में पढ़े भी है। और वो इक्वेशन है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो डिस्टेंस को हम लोग एस से जो है वो डिनोट कर सकते हैं या एक्स से डिनोट कर सकते हैं। अल्फाबेट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर स्पीड को हम लोग यू ले लेते हैं, कोई कोई बुक में वी ले लेगा तो उस पर भी फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज हम लोग जब आगे देखेंगे ना, जब हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वो इनिशियल वेलोसिटी को यू लेता है और फाइनल वेलोसिटी को वी लेता है, ठीक है। बट यहाँ पर तो आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि थ्रू आउट द मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो चाहे आप यू लो या वी लो फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग एस ले लेते हैं, स्पीड के लिए हम लोग यू ले लेते हैं और टाइम के लिए हम लोग टी ले लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी, ये आपको मतलब बहुत छोटा सा इक्वेशन लगेगा, लेकिन ये एक्चुअली इस पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पावरफुल इक्वेशन है, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपका यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन की खास बात क्या है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो और एक्सेलरेशन जीरो हो तो वहाँ उस मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो अगर आपका यूनिफॉर्म मोशन है तो उसी केस में आपका ये वाला इक्वेशन वैलिड है। यूनिफॉर्म मोशन में कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देने दो हम लोग उसको इसी इक्वेशन की मदद से सॉल्व करने वाले हैं। बट अगर आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलता है या फिर अगर आपका नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलता है तो वहाँ पे आपका ये इक्वेशन वैलिड नहीं है, वहाँ पे दूसरे इक्वेशन आएंगे, हम लोग उनको देखेंगे। लेकिन ये इक्वेशन जो है वो स्ट्रिक्टली यूनिफॉर्म मोशन के लिए वैलिड है। तो आपको प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना है कि उसने यूनिफॉर्म मोशन बोला है या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोला है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है और ये दोनों चीज़ सेम नहीं है, आपको ये दोनों चीज़ में ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये जो बेसिक सा मतलब एक्सप्लेनेशन था समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके ऊपर एक अच्छा न्यूमेरिकल जो है वो देखते हैं। सो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर एक क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट अगेन जैसे मैं आपको बताया कि अगर आपके बेसिक्स और आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप लोगों को समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि टोटल डिस्टेंस का जो फर्स्ट हाफ है विद अ स्पीड ऑफ v1, ओके, यानी जो पूरा डिस्टेंस है उसका जो आधा डिस्टेंस है, आधा डिस्टेंस वो v1 स्पीड से करता है और थ्रू आउट वो आधे डिस्टेंस में आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बोलता है इन द सेकेंड हाफ, अभी फर्स्ट हाफ कवर हो गया, इन द सेकेंड हाफ डिस्टेंस द कांस्टेंट स्पीड इन 1/3 टाइम इज v2 एंड इन द रिमेनिंग 2/3 टाइम कांस्टेंट स्पीड इज v3, ठीक है। यानी कि जैसे मैं आपको बताया कि जो सबका सेकेंड हाफ जब स्टार्ट हुआ वो सेकेंड हाफ के अंदर कुछ पोर्शन में स्पीड जो है वो v2 थी और कुछ पोर्शन में स्पीड जो है वो v3 हो गई और ये दोनों ही कांस्टेंट है। मतलब फर्स्ट हाफ में थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ आपकी स्पीड v1 है जो कि कांस्टेंट है और सेकेंड हाफ में भी आपकी स्पीड v2 और v3 है जो कि कांस्टेंट है। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी, यानी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड उसकी उस पार्टिकल की एवरेज स्पीड कितनी रही, एवरेज स्पीड कितनी रही वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एक डायग्राम बना देते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को और बेटर तरीके से समझने के लिए। तो यहाँ पे ये बोल रहा है अ पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद अ स्पीड v1। तो मैंने क्या एज्यूम किया है कि मेरा पार्टिकल जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। टोटल जर्नी जो है उसकी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक है जिसमें कि उसका टोटल डिस्टेंस d है।
मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में टोटल डिस्टेंस डी अज्यूम कर लिया, और क्योंकि उसने मेरे को बोला है कि फर्स्ट हाफ, तो मैंने क्या कर दिया, डी को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जो मेरा फर्स्ट हाफ है वो d/2 हो गया और सेकेंड हाफ मेरा d/2 हो गया। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट हाफ को जो है वो नाम दे दिया A2C का, यहाँ पे A2C का नाम दे दिया, और जो मेरा सेकेंड हाफ है उसको मैंने नाम दे दिया C2B का। ठीक है, यानी कि जो मेरा कंप्लीट जो जर्नी है, मेरी कंप्लीट जर्नी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक फर्स्ट हाफ में जो कि A2C है, जो कि डिस्टेंस d/2 है, और सेकेंड हाफ में जो कि C2B है, जो कि डिस्टेंस अगेन d/2 है, वो सेकेंड हाफ है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि फर्स्ट हाफ में जो स्पीड v1 है, तो यहाँ से मैंने अज्यूम किया कि फर्स्ट हाफ में यानी कि ए से सी में जाने के लिए मैं अज्यूम करता हूँ कि मुझको टाइम t1 लगता है। मैं अज्यूम किया कि ए से सी में जाने के लिए मुझे टाइम t1 लगा, और मैंने जो डिस्टेंस कवर किया, यानी जो मैंने A2C का जो डिस्टेंस कवर किया, वो मैंने लेट सपोज यहाँ पे दिया हुआ मैंने v1 स्पीड से कवर किया, तो ए से सी में जाने के लिए मुझे टाइम t1 लगा, और वो टाइम मैंने जो है v1 स्पीड से कवर किया। अब जैसे ये कवर हो गया, उसके बाद मेरा सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ सी से। तो सेकेंड हाफ में क्या बोल रहा है, इन द सेकेंड हाफ डिस्टेंस द कांस्टेंट स्पीड इन द 1/3 ऑफ द टाइम इज v2। अब यहाँ से मैं अज्यूम करता हूँ कि मुझे सी से बी में जाने के लिए टोटल टाइम t2 लगा। जिस तरीके से मुझे ए से सी में जाने के लिए टोटल टाइम t1 लगा था, वैसे मुझे सी से बी में जाने के लिए टोटल टाइम t2 लगा। अब ये तो टोटल टाइम है ना t2 किसका, सेकेंड हाफ का, लेकिन वो t2 का 1/3 टाइम कितना होगा, t2/3। ये जो t2 है, ये t2 का 1/3 टाइम कितना होगा, t2/3। तो वो 1/3 टाइम में मैं कुछ डिस्टेंस कवर करूंगा। ठीक है, तो अज्यूम करता हूँ कि मैंने वो डिस्टेंस कवर किया CD, यानी कि C से D में जाने के लिए मुझे ये टाइम का 1/3 लगा। जो टोटल टाइम t2 है ना, वो t2 टाइम का 1/3 लगा मुझे C से D में जाने के लिए। और जब मैं C से D में जा रहा था तो मेरी स्पीड कितनी थी, मेरी स्पीड कांस्टेंट थी, जो कि थी v2, राइट। तो जब मैं C से D में गया, तो C से D में जाने के लिए मुझे t2/3 टाइम लगा, और उस पर्टिकुलर डिस्टेंस में मेरी जो स्पीड थी वो कितनी थी, मेरी स्पीड थी v2, जो कि थ्रू आउट द C2D कांस्टेंट थी। अब जैसे ही मैं D से B में गया, तो टोटल टाइम तो t2 है, वो t2 के अंदर से t2/3 तो मैंने ऑलरेडी ले लिया। अब बचा कितना, 2 t2/3। तो जो रिमेनिंग 2/3 टाइम है, यानी कि 2/3 ऑफ t2, यानी कि मुझे D से B में जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है बच्चों, मुझे D से B में जाने के लिए 2 t2/3 लग रहा है। टोटल टाइम t2 है, t2/3 ऑलरेडी कवर हो चुका है, अब बचा कितना, 2 t2/3। तो यानी D से B में जाने के लिए मुझे 2 t2/3 टाइम लग रहा है। और उतने पर्टिकुलर टाइम में जो मेरी स्पीड है वो कितनी है, मेरी स्पीड है यहाँ पे v3, जो कि अगेन कांस्टेंट है, प्रॉब्लम में बोला है। ठीक है, यानी कि A से C में जाने के लिए स्पीड है v1, जो कि कांस्टेंट है, टाइम लगता है t1। C से D में जाने के लिए स्पीड है v2, जो कि एक कांस्टेंट, टाइम लग रहा है t2/3। और D से B में जाने के लिए स्पीड है मेरी v3, जो कि कांस्टेंट, और टाइम मुझे लग रहा है 2 t2/3। ये जो मेरा डिस्टेंस है ये है d/2, ये जो मेरा डिस्टेंस है ये d/2, और एक कंप्लीट डिस्टेंस जो मेरा पार्टिकल A से B में ट्रेवल कर रहा है वो है d/2 प्लस d/2, वो है कंप्लीटली d, राइट। अब हमको बोल रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी, तो हमको इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। सो मैंने आप लोगों को बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में, क्योंकि यहाँ पे थ्रू आउट द मोशन हमारी स्पीड कांस्टेंट है, चाहे v1 हो, चाहे v2 हो, चाहे v3 हो, हमारी स्पीड कांस्टेंट है। तो हम लोग एक ही इक्वेशन को जो है वो यूज़ करने वाले हैं, जो कि है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या ऐसा कह लो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बात एक ही है। ठीक है, तो इक्वेशन जो है वो इस प्रॉब्लम में भी सेम इक्वेशन यूज होने वाला है तीनों केस में, यानी कि ए से सी में भी वही होगा, सी से डी में भी वही होगा, और डी से बी में भी वही होने वाला है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस पर्टिकुलर इक्वेशन को अप्लाई कैसे करते हो। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर ए टू सी मोशन कंसीडर करते हैं। हम लोग यहाँ पे A2C मोशन कंसीडर करते हैं। हमको मालूम है कि ए से सी में जाने के लिए डिस्टेंस कितना ले रही है, डिस्टेंस ले रही है d/2। तो हमको फॉर्मूला मालूम है, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। तो ए से सी में डिस्टेंस कितना है, d/2। ठीक है, ये d/2 वो कितने स्पीड से कवर कर रहा है, हमको यहाँ पे बोला है द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ v1। तो यानी ए से सी में स्पीड कितनी है, v1, जो कि कांस्टेंट है, और टाइम मुझे लग रहा है t1। ठीक है, टाइम मुझे लग रहा है t1। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन राइट दिस t1 एज, मैं t1 को लिख सकता हूँ, t1 इज इक्वल टू, मैं v1 को नीचे अगर कर दिया तो ये हो जाएगा v1 अपॉन 2d, ये हो जाएगा d अपॉन 2v1। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सिंपली v1 को नीचे जो है वो ट्रांसफर कर दिया, तो ये मेरा टाइम बता रहा है। ठीक है, ये मेरा टाइम बता रहा है। अब हम लोगों को मालूम है कि जो एवरेज स्पीड होती है, v एवरेज होती है, जो v एवरेज होगी उसका तो एक ही फॉर्मूला है, दैट इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस इज AC प्लस CD प्लस DB, ठीक है, अपॉन व्हाट इज द टोटल टाइम? टोटल टाइम कितना लग रहा है बच्चों? यहाँ पे लग रहा है टोटल टाइम T1 प्लस T2, टोटल टाइम लग रहा है हमारा T1 प्लस T2, राइट। तो अब यहाँ पर हमको मालूम है AC कितना है? AC D/2 है, ठीक है, AC D/2 है। और यहाँ पे CD हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको एक चीज़ पता है कि जो CB है दैट इज नथिंग बट CD प्लस DB। इधर देखो बच्चों, जो CB है दैट इज CD प्लस DB, यानी जो CD प्लस DB इसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ? CB लिख सकता हूँ। और CB क्या है? CB इज नथिंग बट अगेन D/2। CB भी मेरा D/2 है, डिवाइडेड बाई मेरा T1। T1 क्या है मेरा? T1 है मेरा D/2V1, T1 है मेरा D/2V1, और यहाँ पर T2 मेरा अननोन है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इधर मेरे पास इक्वेशन में यहाँ पे D है, यहाँ पे D है, यहाँ पे V1 है, लेकिन टाइम ये है, सिर्फ एक ही टाइम है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो T2 है ना, ये T2 को मैं हटा के D और V के टर्म्स में लाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। सो अभी हम लोग ये जो AC पोर्शन के लिए तो लिख दिए, A2C पोर्शन के लिए लिख दिए। अब हम लोग है ना ये CB पोर्शन के लिए जो है वो अपने एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर हमको इतनी चीज़ पता है कि जो CB है, जो CB कंप्लीट डिस्टेंस है वो D/2 है, जो CB कंप्लीट डिस्टेंस है वो D/2 है। बट हमको CD और DB इंडिविजुअली कितने वो नहीं पता, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट सपोज कि मैं जो ये जो CD है ना इसको मैं D1 ले लेता हूँ, जो मेरा C से D तक का डिस्टेंस है वो मेरा D1 ले लेता हूँ, और जो मेरा D से B तक का डिस्टेंस है वो मैं D2 ले लेता हूँ, सच दैट मुझे पता है कि D1 प्लस D2 कितना हो जाएगा? D1 प्लस D2 हो जाएगा D/2, D1 प्लस D2 हो जाएगा D/2। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, ये CB पोर्शन के केस में मैं क्या करता हूँ, मैं ना C to D को सेपरेटली एनालाइज करता हूँ। ये CB पोर्शन में मैं C to D को सेपरेटली एनालाइज करता हूँ। तो C to D में डिस्टेंस कितना है बच्चों? C to D में डिस्टेंस मेरा D1 है, ठीक है, और उतने पोर्शन में मेरी वेलोसिटी कितनी है? मेरी C to D पोर्शन में वेलोसिटी कितनी है? V2 है, राइट। मेरी पोर्शन में वेलोसिटी कितनी है? V2 है। और ये डिस्टेंस D1 कवर करने का मुझे टाइम कितना लगा? मुझे लगा T2/3। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा T2/3, ठीक है। तो ये मेरा C to D पोर्शन के लिए इक्वेशन हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं D2B पोर्शन के लिए इक्वेशन लिखूँ फ्रॉम D to B, तो D2B मेरा डिस्टेंस कितना है बच्चों? D2B मेरा डिस्टेंस है D2, ठीक है। जो मेरा D2B में डिस्टेंस है वो है D2। तो यहाँ मैंने D2 लिख दिया। ये D2 मैं कितनी वेलोसिटी से कवर कर रहा हूँ? यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पे मैं V3 वेलोसिटी से कवर कर रहा हूँ। और मुझे टाइम कितना लग रहा है? मुझे टाइम लग रहा है 2T2/3, मुझे टाइम लग रहा है 2T2/3, ऑलराइट। तब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ना ये दोनों को ऐड कर देता हूँ। D1 इज इक्वल टू V2 T2/3, और ये D2 इज इक्वल टू V3 इंटू 2T2/3 को मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा D1 प्लस D2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा V2 T2 प्लस 2 इंटू V3 T2, ठीक है। और यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे दोनों का मैं एक कॉमन 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया, तो ये आ गया V2 T2 प्लस ये हो गया 2 V3 T2, और ये हो गया 3। और ये पूरा किसको इक्वल है? ये पूरा इक्वल है D1, ये पूरा इक्वल है D1 प्लस D2 को। तो D1 क्या है मेरा बच्चों? D1 मेरा है CD डिस्टेंस, D2 क्या है? D2 है मेरा DB डिस्टेंस। और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो मेरा D1 और D2 है, जो मेरा D1 और D2 है, वो अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो वो क्या बनेगा? D/2। तो मैंने D1 और D2 इसको इक्वल है, तो मैंने D1 D2 को ऐड करके क्या लिख दिया? D/2। तो ये जो मेरा इक्वेशन है V2 T2 प्लस 2 V3 T2/3 इज इक्वल टू D/2। तो इस इक्वेशन को जो है फिलहाल के लिए आप नोट करके रखो। इसको मैं यहाँ पे ऊपर एक बार लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा D/2 इज इक्वल्स टू V2 T2 प्लस 2 इंटू V3 T2/3, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इस पर्टिकुलर इक्वेशन से ना हम लोग T2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैं T2 को अगर कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा, T2 कॉमन आया तो क्या बनेगा? ये आएगा V2 प्लस 2 इंटू V3/3 इज इक्वल्स टू D/2, ठीक है, D/2। और मैं क्या कर रहा हूँ, 3 को यहाँ भेज देता हूँ, और ये पूरे टर्म को मैं नीचे लेके आता हूँ। तो ये हो जाएगा T2 इज इक्वल टू 3 इंटू D/2 इंटू V2 प्लस 2 इंटू V3, ठीक है। तो ये जो आपका T2 है ना, ये आपका T2 ये पर्टिकुलर वैल्यू आपको देगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, जो आपका ये वाला एक्सप्रेशन है, इस इक्वेशन में आपको D2, यहाँ पर आपको T2 का वैल्यू डालना है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में आपको T2 का वैल्यू यहाँ पे ये वाला सब्स्टिट्यूट करना है। सो ये हमारा जो है वो एवरेज स्पीड का इक्वेशन है, ठीक है, D/2 प्लस D/2 अपॉन D/2 V1 प्लस T2। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो पूरा हम लोगों ने इतना मैथमेटिकल जो भी किए है एनालिसिस, तो वो T2 का वैल्यू निकालने के लिए किए है।
अब हम लोगों ने T2 का वैल्यू यहाँ पे ऐसे फाइंड कर दिया ना, अब हम लोग ये T2 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये देखो ये दोनों तो एक कॉमन आ जाएगा ना, ये d/2 प्लस d/2, तो d/2 प्लस d/2 क्या है बच्चों, वो d है, तो मैंने d/2 प्लस d/2 को d लिख दिया और यहाँ पे आएगा d/2v1 प्लस यहाँ पे T2 की जगह आप क्या लिखोगे 3 इंटू d/2 इंटू v2 प्लस 2 इंटू v3, ठीक है। ये इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन बनेगा। अब यहाँ पे d और d कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये जो 2 है, ये 2 यहाँ पे कॉमन है, तो ये दोनों 2 निकल के ऊपर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर ऊपर 1 है तो ये हो जाएगा 2, ये दोनों 2 निकल के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आएगा 1/v1, ठीक है, और यहाँ पर आएगा प्लस 3/v2 प्लस 2 इंटू v3, ठीक है। मैंने क्या किया, d कैंसिल कर दिया और ये जो 2 था ये दोनों 2 निकल के ऊपर भेज दिया, तो ये आ गया 1/v1 प्लस 3 इंटू v2/2v3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 एज इट इज़, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा v2 प्लस 2v3 और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3v1, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये भी तो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा v1 इंटू v2 प्लस 2v3, ठीक है, ये हो जाएगा। और फाइनली ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसको जब आप ऊपर भेजोगे तो ये आएगा 2 इंटू v1 इंटू v2 प्लस 2v3, ठीक है, डिवाइडेड बाई दिस 3v1 प्लस v2 प्लस 2v3, ठीक है। तो ये जो आपका, अगर आप ध्यान से देखो तो इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर ना तो कहीं भी आपको d दिखेगा और ना कहीं भी आपको T1 T2 दिखेगा, राइट। तो जैसे कि आप देखो कि ये हम लोगों ने डिराइव कर दी है कि इस पर्टिकुलर मतलब ये पार्टिकल जब A से B में जाएगा तो कितनी इसकी एवरेज वेलोसिटी होने वाली है। अब ये प्रॉब्लम आप लोग अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जो है वो मतलब देखने में लग सकता है, बट ये बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। मैंने जो है अपना बेस्ट पॉसिबल जो है मतलब कोशिश किया आप लोगों को समझाने की, बहुत आसान भाषा में। आपको है ना बस फंडा क्या याद रखना है, जैसे आपको मैंने बताया था कि जब आपको यूनिफॉर्म मोशन आया, कांस्टेंट स्पीड बोला, कांस्टेंट वेलोसिटी बोला, यूनिफॉर्म मोशन बोला, जीरो एक्सेलरेशन बोला, तो इस तरीके से वो प्रॉब्लम को फ्रेम करेगा। आपको है ना सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। आपको ये इक्वेशन के अलावा दूसरा कोई इक्वेशन सोचना ही नहीं है। अब जैसे कि मैं आपको बोला कि इंपॉर्टेंट मतलब डिपेंड ये करेगा कि आप है ना इस पर्टिकुलर इक्वेशन को आपके प्रॉब्लम में अप्लाई कैसे करते हो, ठीक है। आपके प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है, इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोई प्रॉब्लम हो सकता है, बट जो फॉर्मूले का जो एप्लीकेशन है वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि आप लोगों ने देखे इस प्रॉब्लम में भी कि मैंने थ्रू आउट प्रॉब्लम, चाहे मैं A to C ले लूँ या मैं C to D ले लूँ या मैं D to B ले लूँ, तीनों ही मतलब सेक्शंस में मैंने ये फॉर्मूले के अलावा दूसरा कोई फॉर्मूला यूज़ ही नहीं किया। तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये वाला फॉर्मूला था और नॉर्मल जो हमारा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट होता है वो तो था ही, ठीक है। तो अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि मतलब ये फॉर्मूला आप लगा रहे हो, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रादर के उस फॉर्मूला को आप कैसे लगाते हो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस आपको ध्यान देना है प्रॉब्लम के कीवर्ड्स पे, और प्रॉब्लम आपसे क्या बोल रहा है। तो आपको यूनिफॉर्म मोशन बोल रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल रहा है कि यूनिफॉर्म डिसेलरेशन बोल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल रहा है, ये आपको ध्यान से देखना है और उसके हिसाब से आपको प्रॉब्लम को ऐसा स्प्लिट करते करते करना है। अगर आप प्रॉब्लम को एक साथ सोचोगे कि यार इतना बड़ा प्रॉब्लम तो आपसे सॉल्व नहीं होगा, आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को हमेशा जितना हो सके ना सिंपल मतलब छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना है और उसके बाद में सॉल्व करना है। आपको कभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, इसकी मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ।